अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन एवं गणतंत्र की स्थापना किस तरीके से हुई। किस तरीके से फ्रांस के अंदर राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना होती है। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही है यहाँ पर। और यद्यपि लुई 25 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रजा प्रजा के राजा ने से उनकी गुप्त वार्ता भी यहाँ पर चल रही थी। यानी एक तरफ तो वो संविधान पर हस्ताक्षर कर देते हैं और दूसरी तरफ प्रजा के राजा से उनकी गुप्त बातें चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी यहाँ पर चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना यहाँ पर बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रिसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रांतों ने हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए यहाँ पर जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि राजेट दी रायल द्वारा रचित मार्सिलेवी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया और यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां यहाँ पर झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान ने सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा करके सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इन राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे और इस अध्याय के हम खंड 4 में अपनी गतिविधियों और मांगों के बारे में और इनको जानेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें, 100 कुलात दंपति यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि यहाँ पर महिलाएं भी हथियार लेकर खड़ी हैं। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें जैकोबिन क्लब में कौन कौन आते थे? छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता यहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। तो उनके नेता का नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। और जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का यहाँ पर निर्णय किया और ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग और खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रिंचेज यानी घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। और यह ब्रिंचेज पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। तो यहाँ पर कॉन्वेंट क्या है? धार्मिक जीवन की समर्पित समूह की इमारत को कहते हैं कॉन्वेंट, यानी जिसका जीवन धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत कहलाती है, कॉन्वेंट कहलाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे कि नानीन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह किसी महिला कलाकार के द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। और यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो यहाँ पर हम देखें, इसलिए यहाँ पर जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। इसलिए महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर जो 100 कुलात हैं, ये क्या है? लाल टोपी पहनते थे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है।
लाल टोपी पहनते थे, जबकि महिलाओं को यहाँ पर इसकी अनुमति नहीं थी लाल टोपी पहनने की। और सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने यहाँ पर ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। और बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, उनको मतदान का अधिकार यहाँ पर दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, देखें कि कब और कैसे गणतंत्र बने, जैसे कि भारत भी गणतंत्र है। तो जुलाई यहाँ पर लुई जो 25 है, लुई 25 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उन्हें सार्वजनिक रूप से यहाँ पर फांसी दे दी गई। और जल्द ही रानी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। तो देशद्रोह यहाँ पर क्या कहते हैं? देशद्रोह कहते हैं अपने देश या सरकार से विश्वासघात करने वाला व्यक्ति देशद्रोही कहलाता है। आतंकराज की बात करें, आतंकराज क्या होता है? जैसे सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि रॉबोस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। तो यहाँ पर रॉबोस्पियर है, उसने नियंत्रण एवं दंड की यहाँ पर क्या अपनाई थी? सख्त नीति अपनाई थी। उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु, कुलीन हैं, पादरी हैं, व अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ा करके उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरी वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वतंत्रता क्या है, यानी लिबर्टी क्या है। 2 परस्पर विरोधी विचार की बात करें, जैसे 2 परस्पर विरोधी विचार क्या कहते हैं? क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मालिन्स ने सन 1793 में यह लिखा था और उसके कुछ ही दिनों बाद आतंकराज के दौरान उसे फांसी दे दी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता है एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ले मोनिते यूनिवर्सल अखबार में छपा था और उसी भाषण का एक अंश है कि लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंत एवं अदम्य न्याय है। आतंक क्या है? कठोर, तुरंत एवं अदम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि के अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है।
तो यहाँ पर हम देखें, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बना करके मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जा करके सरकार के द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी एवं बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई और परंपरागत मान्युसर यानी महाशय और मदाम यानी महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को यहाँ पर सितोयेन यानी नागरिक और सितोयीन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चा को बंद कर दिया गया। उनके भवनों को बैरक और दफ्तर बना दिया गया। यहाँ पर चर्च हैं, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को क्या बना दिया गया, बैरक और दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर हम बात करें, ये क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी यहाँ पर हासिल की थी। ये गिलोटिन है यहाँ पर। तो क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को यहाँ पर संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे तब चाहे तोड़ा जा सकता है। तो ये मंडप अस्थायी जा सकता है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस की बात करें, डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या होता है और इसमें क्या हुआ था डायरेक्टरी शासित फ्रांस के अंदर। जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया और इन प्रावधानों के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पर हम बात करें कि सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी यहाँ पर प्रेरित किया। क्या महिलाएं भी क्रांति में, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी यहाँ पर क्रांति हुई थी? तो यहाँ पर वर्साई की ओर कूच करती पेरिस महिलाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं हम बात करें, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को अपना जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, उन्हें संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां और तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना, और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए और उनमें
द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही अपनी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष जारी रहा और आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार एवं समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार यहाँ पर हासिल कर लिया। तो यहाँ पर क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का जीवन की बात करें, यहाँ पर ये क्रांतिकारी महिला है ओलंप दे गूज। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान और पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। उन्होंने उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया, इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्यवाही की जाए। और सन 1793 में ओलंपिक दे गूज ने महिलाओं क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के जैकोबिन सरकार की आलोचना की और उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर यहाँ पर लटका दिया गया। ओलंप दे गूज के घोषणा पत्रों में कुछ उल्लेखित मूलभूत अधिकार क्या हैं? औरत जन्मना स्वतंत्र है, अधिकार में पुरुष के समान है, यानी औरत को जन्म से स्वतंत्र है और उसको पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिए। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक को या तो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से या बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान और सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया के द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इन कठोर कानून का पालन करें। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक समिति ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया है। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा है कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा है कि स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? तो यहाँ पर बेकरा की दुकान पर कतार में लगाती हुई महिला यहाँ पर दिखाई गई है।
तो दास प्रथा के उन्मूलन की बात करें, दास प्रथा का उन्मूलन किस तरीके से हुआ है? फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेशिक मार्टिनिक, गॉन्डेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। यानी त्रिकोणीय दास व्यापार किस किस के बीच चल जाता था? अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर वार्दे और नान्ते बंदरगाह ने सौदागर वार्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दागकर और हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। वार्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। दास मुक्ति की बात करें, सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगी बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार। तो यहाँ पर मनुष्य के अधिकार तिरंगे पर दिखाया गया है। नीचे अभिलेख कहता है कि गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीका एवं अमेरिका इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की यहाँ पर चेष्टा कर रही है। जैसे कि यहाँ पर एक फ्रांसीसी महिला है, इनको कपड़े देकर इनको सभ्य बनाने की कोशिश कर रही है। नीग्रो क्या होता है? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में रहने वाले स्थानीय लोग हैं नीग्रो। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई और नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई और व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता यहाँ पर मिल गई। और फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो 1848 में हुआ था। क्रांति और रोजाना की जिंदगी की बात करें, क्रांति और रोजाना की जिंदगी किस तरीके से जुड़ी हुई थी? तो क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती थी? सन 1789 के बाद पुरुष, महिला और बच्चों के जीवन क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना करके स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। वास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। यानी प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां और किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकार के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित और मंचित किया जा सकता है। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारें, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। वहां से तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची, जिसमें फ्रांस में घट रही घटना और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना या परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकते हैं। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की गई। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। तो यहाँ पर देशभक्त कसरती दाव मशीन है। यहाँ पर देशभक्त कसरती दाव मशीन
जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए यहाँ पर किया जाता था। देशभक्त कसरती दाग मशीन। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर ये मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बार्टली, ये यहाँ पर दिखाया गया है, मरा जनता को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। इसमें मरा के बारे में आपको कुछ याद है? इसमें इर्द गिर्द मौजूद है। लोकप्रियता के बारे में है कि 1804 में आप तो यहाँ पर 1800, और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा यहाँ पर शुरू की और पुराने राजवंशों को तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर निजी संपत्ति की दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली यहाँ पर चलाई। शुरू में बहुत लोगों को नेपोलियन मुक्ति था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसने सेनाओं को लोग पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी यहाँ पर हार होती है और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति एवं आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद। तो ये अल्पास पार करता हुआ नेपोलियन डेविड का बनाया हुआ चित्र ये दिखाया गया है। और स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल करके बाकी यूरोप में फैले। इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति से यहाँ पर क्या है विचार उपजे थे, इनके अच्छे विचार, और राजा राममोहन राय भी वहाँ की क्रांति से प्रभावित थे। राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी और फ्रांस में 1800 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि यह दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ाकर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा हुआ? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई? 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? उन जनवादी अधिकारों के हमें मिले हैं उनका क्रांति में है। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों को संदेश में कैसे समझा जा सकता है? तो ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमें करने हैं।